डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल सामाजिक परिस्थिति को लेकर हाजिर हुआ हूं। सामाजिक परिस्थिति के संबंध में हम पहले 2 वीडियोज़ के माध्यम से परिस्थिति का अर्थ, उसकी परिभाषा, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाएं या उनके कथन और सामाजिक परिस्थिति के प्रकार भाग 1 के अंतर्गत हम सामाजिक परिस्थिति के जो प्रकारों के अतिरिक्त प्रदत्त परिस्थिति के आधारों को पढ़ चुके हैं और प्रदत्त परिस्थिति के आधारों में हम लिंग भेद और आयु भेद को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जो प्रदत्त परिस्थिति है उस परिस्थिति के अन्य आधारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखें, रॉल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, प्रदत्त और अर्जित। ये हम पिछले वीडियो में इन दोनों परिस्थितियों का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रदत्त परिस्थिति का मतलब क्या होता है और अर्जित परिस्थिति का मतलब क्या होता है। तो प्रदत्त परिस्थिति का मतलब एक बार मैं फिर से बता दूं, प्रदत्त का मतलब होता है जो दी गई है, अर्जित यानी जो व्यक्ति द्वारा खुद अपनी क्षमता और योग्यताओं से अर्जित की गई है। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति का समाज में वह पद जो उसे जन्म के साथ ही बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कौन सी परिस्थिति है? प्रदत्त परिस्थिति। लेकिन जिस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए या जिस परिस्थिति को पाने के लिए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का प्रयोग करना पड़े या अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर जो परिस्थिति व्यक्ति को मिलती है उसे हम कहते हैं अर्जित परिस्थिति। अब प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार में हम देखें आयु भेद, लिंग भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति। लिंग भेद और आयु भेद के बारे में हम सामाजिक परिस्थिति के प्रकार भाग 1 में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक परिस्थिति के जो प्रकारों के अंतर्गत प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के जो आधार हैं बाकी के कौन कौन से, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति, प्रजाति, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखें नातेदारी के बारे में। नातेदारी के आधार पर भी व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंधित होता है। उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं क्योंकि हम हमारे माता पिता एवं भाई बहन का चयन नहीं करते हैं। नातेदारी के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार एवं दायित्व भी जुड़े होते हैं। ये तो मैंने आपको जो लिखा हुआ था वो पढ़ के बता दिया। अब हम देखें नातेदारी के आधार पर, नातेदारी प्रदत्त परिस्थिति का आधार है कैसे। देखो, प्रदत्त का मतलब होता है जिन्हें जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है। जिस समाज में जिस समाज में या जिस परिवार में व्यक्ति ने जन्म ले लिया तो उस परिवार की, उस समाज की जो सदस्यता है व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसे उसके माता पिताओं, उसके भाई बहनों के आधार पर जाना जाएगा। तो इस प्रकार नातेदारी के आधार पर व्यक्ति को जो परिस्थिति प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कैसे? प्रदत्त परिस्थिति होती है। लेकिन दूसरी ओर हम देखें विवाह के बाद में जो नातेदारी के जो संबंध व्यक्ति के बनते हैं वो उसके अर्जित होते हैं, क्योंकि विवाह करने के बाद बने, वो उसे स्वतः नहीं मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखें जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसा कि हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही हम इसके समझ चुके हैं कि जन्म के आधार पर स्वतः ही व्यक्ति को जो परिस्थिति प्राप्त होती है वही परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति के नाम से जानी जाती है।
व्यक्ति का जन्म किस परिवार में, किस जाति में या किस प्रजाति में हुआ है, यही आधार उसकी परिस्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति का जन्म कौन से परिवार में हुआ है, कौन सी जाति में हुआ है, कौन सी प्रजाति में हुआ है, ये सभी आधार बनते हैं व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण में। जैसा कि मैं पहले आपको वीडियो के पार्ट 1 में सामाजिक परिस्थिति के प्रकार पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति जो हमारे भारत देश में ब्राह्मण समाज में जन्म लेने के बाद उसे, या ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बाद उसे उच्च जाति का माना जाता है, उसकी जो परिस्थिति है उसे उच्च माना जाता है। लेकिन अगर किसी शूद्र जाति में व्यक्ति ने जन्म ले लिया तो उसे निम्न जाति का माना जाता है। जबकि जन्म दोनों ने लिया है, गलती किसी की नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति का निर्धारण है उस व्यक्ति के जन्म के साथ ही हो जाता है, जिसे व्यक्ति ने स्वतः प्राप्त किया है। उसके लिए उसने कोई अपनी योग्यता, कोई अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया। ठीक है। उच्च घराने में, शाही घराने या उच्च घराने में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निम्न परिवारों में या अस्पृश्य जातियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति की तुलना में उच्च होती है। जिस व्यक्ति ने शाही घराने में जन्म ले लिया, जिस व्यक्ति ने उच्च घराने में जन्म ले लिया, उनकी परिस्थिति को उच्च माना जाता है, बजाय उन लोगों के जिन्होंने निम्न परिवारों में जन्म लिया हो या अस्पृश्य जातियों में जन्म लिया हो। ठीक है। इसके बाद हम देखें शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी व्यक्ति को कई अनेक प्रकार की परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। काले और कुरूप व्यक्ति की तुलना में सुंदर व्यक्ति को, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली को, विकलांगों की तुलना में स्वस्थ व्यक्ति को समाज में उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। तो इतना कुछ समझ में आया। जो व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं हैं, उन शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। एक व्यक्ति जिसका कलर, जिसका रंग, जिसका रूप काला है, उस व्यक्ति की तुलना में समाज में सुंदर व्यक्ति को, जिसका रंग गोरा है, उस व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्रदान की जाती है। एक निर्बल व्यक्ति की तुलना में शक्तिशाली व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्रदान की जाती है, क्योंकि वह अपनी शक्ति के आधार पर उच्च परिस्थिति प्राप्त कर लेता है। ठीक है। विकलांगों की तुलना में स्वस्थ व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो विकलांग है, उस विकलांग की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति को समाज में उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। लेकिन विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता के लिए कोई उसकी मंशा नहीं होती, या उस व्यक्ति ने जान करके विकलांगता धारण नहीं की है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को समाज में स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में निम्न परिस्थिति ही प्रदान की जाती है। इसके बाद हम देखें जाति एवं प्रजाति। जाति एवं प्रजाति के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। समाज में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का प्रमुख आधार है। भारत में जब व्यक्ति की जो जाति है वही व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करता है। ऊंची जातियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति की परिस्थिति निम्न जातियों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से उच्च समझी जाती है। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि एक उच्च जाति में, एक शाही घराने में जो उस व्यक्ति ने जन्म ले लिया, उस व्यक्ति की जो परिस्थिति है वह निम्न घराने में या अस्पृश्य जातियों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की तुलना में उच्च होती है। इसी प्रकार काली एवं पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति उच्च मानी जाती है। यानी कि काली और पीली प्रजाति को निम्न माना गया है और गोरी प्रजाति को उच्च माना गया है। अमेरिका और अफ्रीका में तो काली प्रजाति के लोगों को अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो परिस्थिति है उसे समाज
हीनता की दृष्टि से देखता है उसे समाज निम्न मानता है और ऐसा मानता है कि काली प्रजाति के जो लोग हैं उन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार ना दिए जाएं। तो वहाँ पर जो राजनीतिक अधिकार हैं वो किसको हैं? गोरी प्रजाति के लोगों को। इस प्रकार इन दो वीडियोज के माध्यम से सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण के आधार या सामाजिक परिस्थिति के प्रकार भाग 1 और भाग 2 में हमने प्रदत्त परिस्थिति के प्रकार और प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारण करने वाले जो कारक हैं, निर्धारित करने वाले जो आधार हैं, उन्हें पढ़ा। अब आगे के वीडियो में हम अर्जित परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।